निधि, एक बार आवाज़ क्लियर है तो बता दो। अब अगर आवाज़ क्लियर है, बोर्ड क्लियर है तो एक बारी बता दीजिए, एक बारी चैट बॉक्स में लिख लीजिए। तो आज तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? चंद डायनेस्टी। ओके।
तो जरा इसे फटाफट कॉपी कर लो, फिर समझते हैं इसको। देखो तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी और कत्यूर डायनेस्टी में यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी है। तो मैंने कहा था कि जो आपके जो कार्तिकेयपुर वंश था या जो कत्यूरी डायनेस्टी थी, ये और जो चंद डायनेस्टी है और जो परमार डायनेस्टी है, ये आपस में क्या है, कंटेम्प्रेरी, समकालीन है, ठीक है। तो जो इधर से चंद डायनेस्टी थी और यहाँ से परमार डायनेस्टी, इन्होंने क्या कर दिया था, कत्यूरीज को क्या कर दिया था, साइड लाइन कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ से जो चंद डायनेस्टी है वो अपना क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। कहाँ से, कुमाऊं की तरफ से, और इधर से परमार डायनेस्टी। तो पहले हम कवर करेंगे किसको, चंद डायनेस्टी को। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पे ये सुई राज्य था, ठीक है ना, अगर 1020 एडी से लेके और 1790 एडी का टाइम पीरियड देखा जाए तो यहाँ पर इसे क्या बोला जा रहा है, सुई राज्य, ठीक है। इसके ऊपर अस्कोट है, यहाँ पर सोर, सोर का मतलब पिथौरागढ़, और ऊपर क्या आपका सीरा, सीरा, सीरा का मतलब क्या है आज की डेट में, हाँ डीडी हाट, और हाँ डीडी हाट, धारचूला, और मनस्यार नहीं, मुंशियारी, 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 ये तो बड़ा खूबसूरत हिल स्टेशन है मुंशियारी, ठीक है। तो डीडी हाट, धारचूला, मुंशियारी आज की डेट में, उस टाइम पे सीरा हुआ करता था। सोर, सोर आज की डेट में क्या है, हाँ पिथौरागढ़ को सोर बोला जाता था, ठीक है ना, पिथौरागढ़। तो उस टाइम में कुछ ऐसा था। यहाँ पे देखो कौन लोग बैठे हुए हैं, डोटी, डोटी में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है, मल्ल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है, मल्ल वंश, ठीक है। और इन मल्ल वंश के राजाओं ने क्या कर रखा है, यानी सीरा भी कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है, और सोर भी कैप्चर करके रखा हुआ है। समझ में आ गया, यानी डोटी, डोटी का मतलब नेपाल, नेपाल में कौन सी डायनेस्टी इस समय रूल कर रही है, मल्ल डायनेस्टी। अब इस मल्ल डायनेस्टी के जो राजा है, इन्होंने क्या कर रखा है, सोर वाला इलाका कैप्चर करके रखा हुआ है और सीरा वाला इलाका भी कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है। और सुई राज्य में कौन है राजा, कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव है। कौन है, ब्रह्मदेव, लिखा है मैंने ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव क्या था, हाँ अंतिम कत्यूरी, कत्यूरी राजा यानी लास्ट कत्यूरी रूलर, अंतिम कत्यूरी राजा, ठीक। और जो ब्रह्मदेव था वो परेशान था वो, ठीक है ना, वहां से डोटीज अटैक कर रहे थे, तो उसको, इन को भी हटाना था यहाँ से, और उसे एक पावरफुल राजा यहाँ पे चाहिए था। तो सोमचंद से उसकी मुलाकात हो जाती है ना। और सोमचंद क्या कर देगा, यहाँ पे चंद वंश की स्थापना कर देता। देखो जब सोमचंद राजा बना था तो उस टाइम पे आप देखो यहाँ पे कौन लोग बैठे हुए हैं, अब सोर में कौन लोग बैठे हुए हैं, मल्ल डायनेस्टी के डोटी, ये नेपाली लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये मल्ल वंश के लोग हैं, ठीक है। और सीरा में भी कौन बैठे हुए हैं, मल्ल वंश के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और सोर में जो मल्ल डायनेस्टी के लोग हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, बम राजा या बमसाई, एग्जाम में पूछ सकता आपसे वो, ठीक है ना। यानी सोर में जो मल्ल वंश के जो लोग रूल कर रहे हैं उनको बम या बमसाई भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना। तो है कौन वो, मल्ल डायनेस्टी के लोग हैं जो कहाँ रूल कर रहे हैं, इस इलाके में। हाँ नेपाल के तो थे वो, ये नेपाल से तो आए थे इधर की तरफ ना, मल्ल डायनेस्टी। पर कुछ लोग इसको कत्यूरी भी बोलते हैं, जिस किताब में आप पढ़ोगे ना तो वो कंट्रोवर्सी कर रखी उन्होंने। कुछ लोग कुछ राइटर ये मानते हैं कि ये कत्यूरी थे, कुछ इसको ये बोलते हैं कि ये नेपाल की तरफ से आए थे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या इसका नाम, ये मल्ल डायनेस्टी रूल कर रही है, ठीक है। अब ये जो आपका ये सोमचंद है, इसको यहाँ पे रूल करना है तो क्या करेगा, पहले ये इनसे मुकाबला करेगा, लेकिन ये तो यहाँ पे जीत ही नहीं पाएगा। आया समझ में,
कौन जीत पाएगा बताओ जरा, इन डोटियों को यहाँ से कौन भगाएगा? कौन था वो राजा? अशोक चल तो आया था यहाँ पर नेपाल से। क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, ये जो मल्ल डायनेस्टी के जो लोग हैं, इनको यहाँ से कौन भगाएगा नेपाल की तरफ? चंद्रवंश का राजा सोमचंद। सोमचंद कीर्तिचंद भी नहीं है जिसे चंद डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा बोला जाता है, उसको प्रतापी राजा। उसके पवाड़े भी गाए जाते हैं। हाँ, भारती चंद, यानी भारती चंद आएगा तो भारती चंद एक ऐसा राजा है परमार सॉरी चंद डायनेस्टी का, जो यहाँ से इनको हटा देगा, ठीक है। लेकिन अभी जो सोमचंद है ये कुछ नहीं कर पाएगा। इवन देन जो सोमचंद है ये इनको क्या दे रहा है? टैक्स पे करता है, ठीक है। तो ये तो था उस टाइम पे इस तरह का सीन कुमाऊं में। इधर से क्या था आपका, ये गढ़ राज्य है, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा 52 गढ़ बने हुए हैं, ठीक। और चंद डायनेस्टी का एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, इसमें भी इतिहासकारों ने क्या कर रखी है, टोटली कंट्रोवर्सी कर रखी है। अलग अलग राइटर्स अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। तो ये अजय रावत की डेट है, ठीक है, ये वाली जो लिखी है यहाँ पे 1020 AD से लेके 1790। आप बद्रीदत्त पांडे को पढ़ोगे उसने कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप किसी एटकिंसन की किताब पढ़ोगे उसने कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इस पे मत जाना, ये कंट्रोवर्शियल कर रखा उन लोगों ने। टोटल यहाँ पे 62 राजाओं ने शासन किया था। कहाँ पे? अरे कुमाऊं में, ठीक है, इस चंद डायनेस्टी में। फर्स्ट कैपिटल इनकी चंपावती, बाद में कहाँ शिफ्ट किया उन्होंने? अल्मोड़ा, ठीक है। और इनके टाइम में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी? नेपाली और कुमाऊनी मिक्स्ड भाषा, ठीक है ना, मिक्सचर थी वो, ठीक। और पहला राजा इनका सोमचंद है, और लास्ट राजा कौन है आपका? महेंद्र चंद है, ठीक। यहाँ नीचे मुगल हैं। और अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें चंद वंश की डायनेस्टी के बारे में किन किन चीज़ों से पता चलता है, लिखा है मैंने सामने। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मतलब पुरातत्वीय साक्ष्य, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? हाँ, ताम्रपत्र, और हाँ फोर्ट्स आते हैं, और मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें, कॉइन्स होंगे इनके, है ना, इनकी स्टैम्प हो सकती है। तो वो सारा किसके अंदर आएगा आपका? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या पुरातत्वीय साक्ष्यों के अंदर। दूसरा, चंद लिटरेचर, चंद वंश के राजाओं ने हाँ लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, आया समझ में। इसके अलावा परमार लिटरेचर, परमार वंश के राजाओं ने भी इनके बारे में लिखा हुआ है, यानी जब हम परमारों की कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ हमें चंदों के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम लिटरेचर, यानी क्योंकि इनके मुस्लिमों के साथ में क्या थे, रिलेशन थे, तो जो मुस्लिम लिटरेचर आप पढ़ोगे कभी, ठीक है ना, जैसे तुझु के जहांगीरी पढ़ोगे या आइन अकबरी पढ़ोगे, तो वहाँ भी इनका जिक्र किया गया है, तो एक सोर्स वो भी हमारे पास। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी जो विदेशी यात्री यहाँ पर उनके टाइम में आए थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्सेस हैं किनके? इस चंद डायनेस्टी के राजाओं के बारे में, ठीक है। अब सोमचंद के बारे में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि चंद वंश के जो राजा थे, इनका ओरिजिन प्लेस कहाँ था, कहाँ से आए थे ये? अयोध्या। हाँ, तो वो पांडे जी के हिसाब से है ना। हाँ यस, इलाहाबाद, झूसी, झूसी बोलते हैं उसको, झूसी। झूसी एक जगह है, ठीक है ना, प्रयागराज के बगल में ही आगे कहीं पर है झूसी। झूसी नियर प्रयागराज। तो यहाँ के ये इनका ओरिजिनल जो प्लेस था वो यहाँ था, ठीक है ना। अब सोमचंद जो था, आपको पता है कि वो कन्नौज का एक राजा था, है ना, इसका ये भाई माना जाता है, ठीक। और जब ये इधर आ रहा था, अब इसके बारे में अलग अलग कहानियां बना रखी है, ठीक है ना, अलग अलग राइटर्स ने अलग कहानियां बना रखी है इसकी, ठीक है। तो एक कहानी उनमें से ऐसी भी है, ये बद्रीनाथ यात्रा के लिए जा रहा था, ब्रह्मदेव से उनकी मुलाकात हो जाती है, तो उसको एक योग्य लड़का चाहिए था, ठीक है ना, जो उसके साम्राज्य को संभाल सके, तो उसने अपने अपने दामाद बना दिया था। और तब उसने इसको यहाँ पर जमीन दान में दी थी, और वहीं पर सोमचंद ने क्या किया था, एक फोर्ट बनाया था, पहला फोर्ट,
कौन सा बना था? हाँ, राजबुंगा, राजबुंगा फोर्ट। तो ये किले इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछेगा। तो सोमचंद ने वहां पर एक किला बनाया राजबुंगा, और वहीं से स्टार्ट हो जाती है चंद डायनेस्टी की। क्लियर हो गया? तो अब आप हेडिंग डालिए इसमें सोमचंद। सोमचंद से हम कहानी को बढ़ाएंगे आगे। और कुछ लोगों ने कहानी पढ़ी होगी तो उनसे बीच बीच में पूछता रहूंगा मैं, है ना। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा तो उनको तो याद ही होगा। और अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो कब याद करोगे? अगर याद नहीं कर रहे तो कब याद करोगे? एक ही दिन में सब रिवीजन थोड़ा ना हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। इतना सारा मटेरियल है कि बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा कछुए वाली चाल चला करो, खरगोश मत बना करो। खरगोश बनने में नुकसान होता है ना। कछुए की चाल से चलेगा उसका एग्जाम भी निकल जाएगा। तो लिखिए आप इसमें सोमचंद, ठीक है। लिखो सोमचंद वॉज द फाउंडर ऑफ, सोमचंद वॉज द फाउंडर ऑफ चंद डायनेस्टी, चंद डायनेस्टी। सोमचंद चंद वंश का संस्थापक था, चंद वंश का संस्थापक था। सोमचंद लिखिए, सोमचंद बिल्ट अ फोर्ट नेम्ड, सोमचंद बिल्ट अ फोर्ट नेम्ड राजबुंगा, राजबुंगा इन चंपावत। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा नामक किले की स्थापना की थी। लिखो सोमचंद फर्स्ट अपॉइंटेड, सोमचंद फर्स्ट अपॉइंटेड four Nepalese, four caste of Nepalese, four caste of Nepalese, Nepali origin. Somchand first appointed four caste of Nepali origin to protect his fort, to protect his fort. सोमचंद ने, सोमचंद ने अपने किले की रक्षा के लिए, अपने किले की रक्षा के लिए नेपाली मूल के 4 जातियों को नियुक्त किया, नेपाली मूल की 4 जातियों को नियुक्त किया, जिनको चाराल कहते थे, चाराल, जिनको चाराल कहा जाता था, चाराल। यानी सोमचंद का जो ये किला रहा होगा इस तरह से मान के चल लो, ठीक है। तो उसने नेपाली मूल के 4 कास्ट के लोगों को इस तरह से अपॉइंट किया होगा ना, कि एक ग्रुप को उसने यहां रखा, एक ग्रुप को उसने यहां रखा होगा, एक ग्रुप को उसने यहां रखा होगा, और एक ग्रुप को उसने यहां से रखा होगा, ठीक है। तो कौन थी वो 4 कास्टें, कौन बताएगा? जोशी तो पंडित, कार्की, हाँ चौधरी, ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। और तड़ागी, तड़ागी और बोरा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब उसने क्या किया, नेपाली मूल की ये 4 कास्टें हैं, ठीक है, और इन 4 कास्टों को उसने क्या, इन 4 कास्टों ग्रुप बनाया। जैसे कार्की लोगों का एक ग्रुप, चौधरी लोगों का एक ग्रुप, ठीक है, तड़ागी लोगों का एक ग्रुप, और बोरा लोगों का एक ग्रुप, और ये उसका फोर्ट था राजबुंगा। तो इसकी रक्षा के लिए उसने क्या किया, इस तरह से ये 4 ग्रुप बनाए। तो इन 4 ग्रुपों को क्या नाम दिया गया था, चाराल। आया समझ में? एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये,
कि चाराल किसने अपॉइंट किया था, ठीक है ना, तो किसने किया था, सोमचंद ने। तो समझ गए ना चाराल क्या था, ये 4 कास्टें हैं और ये जैसे कार के लोगों का ग्रुप, ये नॉर्थ साइड से उस फोर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, चौधरी लोगों को जो ग्रुप होगा वो इस फोर्ट को ईस्ट से, और तड़ागी लोग वेस्ट से, और बोरा साउथ से। इस तरह से मान के चलो आप। लिखिए एट द टाइम ऑफ सोमचंद, एट द टाइम ऑफ सोमचंद जयदेव मल was the Jayadev Mal was the ruler of डोटी किंगडम। सोमचंद के समय में, सोमचंद के समय में डोटी राज्य का जो राजा था उसका नाम जयदेव मल था। सोमचंद के समय में डोटी साम्राज्य का जो राजा था उसका नाम जयदेव मल था। अगला पॉइंट लिखिए, सोमचंद यूज्ड टू पे टैक्स टू डोटी किंग्स। सोमचंद यूज्ड टू पे टैक्स टू डोटी किंग्स। सोमचंद डोटी राजा को यानी जयदेव मल को टैक्स पे किया करता था। सोमचंद डोटी के इस राजा को टैक्स पे किया करता था। इस लाइन का क्या मतलब हुआ है? और इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं जो डोटी साम्राज्य का जो राजा था ना, ये मल डायनेस्टी का, इनका प्रभाव रहा होगा, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ब्रह्मदेव उसके अंडर में काम करता रहा होगा। आया समझ में? इसीलिए तभी तो उनको टैक्स पे करते थे। तो सोमचंद भी स्टार्टिंग में उसको टैक्स पे करेगा, बाद में नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। आगे लिखिए आप इसमें अगला पॉइंट, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। लिखो, ही मेड मिनिस्टर, ही मेड मिनिस्टर टू महराज ऑफ कोटालगढ़। ही मेड मिनिस्टर टू महराज ऑफ कोटालगढ़ एंड कमांडर टू फर्त्याल ऑफ डुंगरी विलेज एंड कमांडर टू फर्त्याल, ये कास्ट है, ठीक है ना, फर्त्याल और वो मेहरा, टू फर्त्याल ऑफ डुंगरी विलेज। लिखो, उसने कोटलगढ़ के मेहराओं को मंत्री बनाया। यानी सोमचंद ने क्या किया, जो कोटलगढ़ एक गांव है वहां पे, वहां मेहरा जाति के लोग रहते हैं, उनको क्या बनाया, मंत्री बनाया। और डुंगरी गांव के जो फर्त्याल लोग थे, डुंगरी गांव के फर्त्याल लोगों को आर्मी से रिलेटेड पद दिए, मतलब सेनापति बनाया। आया समझ में? इस तरह से उसने क्या किया था। और आगे चलकर क्या होगा, ये जो मेहरा है ना और जो फर्त्याल हैं, यस, ये आपस में लड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। लिखो, सोमचंद फर्स्ट डिफीटेड रावत राजा ऑफ दोनकोट। सोमचंद फर्स्ट डिफीटेड रावत राजा ऑफ दोनकोट, यानी सोमचंद ने सबसे पहले दोनकोट, एक जगह है वहां पे अस्कोट के आसपास है, सोमचंद ने सबसे पहले दोनकोट के रावत राजा को हराया। क्योंकि जब वो राजा बन गया तो अब धीरे धीरे अपने साम्राज्य का वो क्या करेगा, विस्तार करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसने किसको हराया था, ये अस्कोट के पास यहाँ पे दोनकोट छोटा सा एक राज्य था, तो वहां का राजा था रावत राजा, उसको हराया, उसको अपने राज्य में मिला दिया, इस तरीके से। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था ये। देखो, सोमचंद लेड द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन चंद डायनेस्टी। सोमचंद लेड द फाउंडेशन ऑफ
पंचायती राज सिस्टम इन चंद डायनेस्टी। सोमचंद ने चंद डायनेस्टी में, चंद वंश में पंचायती राज व्यवस्था का पालन किया था। पंचायती राज व्यवस्था का पालन किया था या शुरुआत करवाई थी। पंचायती राज व्यवस्था समझते हैं ना आप लोग, ये पॉलिटी में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट इसमें, सोमचंद अपॉइंटेड, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। सोमचंद अपॉइंटेड रेवेन्यू ऑफिसर लाइक, सोमचंद अपॉइंटेड रेवेन्यू ऑफिसर्स लाइक सयाना, बूढ़ा एंड कमीन। सयाना, बूढ़ा और कमीन। सोमचंद ने टैक्स कलेक्शन करने के लिए, सोमचंद ने टैक्स कलेक्शन करने के लिए सयाना, बूढ़ा और कमीन पदों की नियुक्ति की थी। ठीक है ना, सयाना, बूढ़ा और कमीन। अभी जैसे तुम इधर जौनसार की तरफ जाओगे तो वहां अभी भी तो ग्राम सयाना है ना, उधर की तरफ होता है ऐसा, मतलब प्रधान होता है एक तरह से, मान के चल लो आप। लिखिए, आफ्टर सोमचंद हिज सन आत्मचंद became ruler। आफ्टर सोमचंद हिज सन आत्मचंद became ruler, यानी सोमचंद के पश्चात उसका पुत्र आत्मचंद राजा बना। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना, जैसे हमने सोमचंद लिखा, उसके बाद क्या आपका आत्मचंद। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछ दे कि चंद वंश का दूसरा राजा कौन था, क्योंकि पहले राजा का नाम सबको पता है ना, तो ध्यान रखना इसके। ठीक है, तो आत्मचंद। अब आत्मचंद के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना ही नहीं आपने। चंद ऐसे नहीं कि यहाँ पे 62 राजा हैं आप इनके बारे में पढ़ें, इनमें से कुछ ही राजा हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकियों ने कुछ काम ही नहीं कर रखे हैं, इसलिए सेलेक्टेड राजा हैं, उन्हीं से क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में, तो इनके बारे में ऐसा कुछ है नहीं इसके बारे में। इसके बाद पूर्णचंद बनेगा। ठीक है ना, इसके बाद अगला राजा कौन बन रहा है, पूर्णचंद। स्टार्टिंग के 4 राजाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। पूर्णचंद, इसके बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं है। इसके बाद चौथा राजा कौन बनेगा, बोलो भाई, ईलाचंद या इंद्रचंद। इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसके बारे में एक लाइन है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं इसके बारे। ईलाचंद या इंद्रचंद, ये अपने आप को इंद्र के समान समझता था। कुछ राइटर ने ऐसा लिखा हुआ है ना, अलग अलग राइटर में मैं बोल रहा नहीं, जब अलग अलग किताबों को आप पढ़ोगे तो एक राइटर ने इसको ऐसा लिखा हुआ है कि ये अपने को इंद्र के समान समझता था और बहुत प्राउड ही था। कि किसी और ने इसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है, पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ईलाचंद, इंद्रचंद, इसके बारे में लिखो है। हाँ, ईलाचंद, इंद्रचंद, इसके बारे में। ठीक है, दोनों उसी के नाम हैं। इसमें लिखिए, ही एस्टैब्लिश्ड द सिल्क फैक्ट्री हेयर। इसने यहाँ पर, ही एस्टैब्लिश्ड द सिल्क फैक्ट्री हेयर, इसने यहाँ पर रेशम का कारखाना स्थापित करवाया था, ऐसा इसके बारे में कहा जाता था। इसने यहाँ पर रेशम का कारखाना स्थापित करवाया था। एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ, एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ, और इसने रेशम के कपड़ों का उत्पादन भी शुरुआत करवाई थी यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है।
तो ये ट्रेड किसके साथ करते रहोगे उस टाइम पे? हाँ, तिब्बत चाइना, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल तिब्बत चाइना की तरफ करते थे, ठीक है। अब इसके बाद देखो कुछ राजाओं के नाम है, जैसे संसार चंद हो गया, सुधार चंद हो गया, हरिचंद हो गया। इनके बारे में बहुत डिटेलिंग है ही नहीं, मतलब ठीक है, इसलिए पढ़ना ही नहीं आपने उनका नाम, खाली नाम उनका। तो लिखिए वीणा चंद, लिखो आप इसमें वीणा चंद, वीणा वीणा चंद, वीणा चंद। इनकी कहानी आगे से क्लियर होने वाली, ठीक है। वीणा चंद, वीणा चंद, इसके बारे में लिख सकते हैं आप। देखो वीणा चंद वॉज द 8th किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। वीणा चंद इस वंश का 8वां राजा है। वीणा चंद वॉज द 8th किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। वह इस डायनेस्टी का मतलब क्या, 8वां राजा था, ठीक है ना। लिखिए लिखिए इसमें ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ड्यूरिंग हिज टेन्योर खस किंग्स हैड कैप्चर्ड कुमाऊं। ड्यूरिंग हिज रेन या ड्यूरिंग हिज पीरियड खस किंग्स हैड कैप्चर्ड कुमाऊं, यानी इसके शासनकाल में खसों ने कुमाऊं को कैप्चर कर दिया था। खसों ने क्या कर दिया था? कैप्चर कर दिया था। एंड रूल्ड फॉर अबाउट 200 ईयर, एंड रूल्ड फॉर अबाउट 200, और लगभग इन्होंने यहाँ पर 200 सालों तक शासन किया था खसों ने, ऐसा कुछ कहा जाता है। और ये इस डायनेस्टी का मतलब बड़ा वो एक तरह निकम्मा राजा था एक तरह से, ठीक है ना। तभी तो खसों ने इसको कैप्चर किया था, वीणा चंद इसके टाइम पे, ठीक है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि खसों ने किसके टाइम पीरियड में चंद डायनेस्टी को एक तरह से समाप्त कर दिया था, तो आंसर आपका हो जाएगा वीणा चंद, ठीक है। और तब यहाँ पे खस लोग शासन करेंगे, ठीक है। फिर इसी चंद डायनेस्टी का एक और राजा आएगा, फिर वो खसों को हराएगा, क्या नाम था उसका? हाँ, वीरचंद आएगा, ठीक है ना। और फिर से चंद डायनेस्टी को दोबारा से शुरुआत कर देंगे, ठीक। इसी में आगे कंटिन्यू करो, उसी लाइन के आगे लिखो देन वीरचंद, वीरचंद defeated the Khas and again established Chand dynasty. Then Veerchand defeated the Khasas and again established Chand dynasty. यानी तब चंद वंश के एक राजा वीरचंद ने खसों को पराजित किया और फिर से चंद वंश की स्थापना कर दी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। अब इसके बाद आप हेडिंग डालिए ज्ञानचंद। अब यहां से कहानी थोड़ा क्लियर होनी स्टार्ट होगी। इससे पहले कहानी बिल्कुल रुद्रचंद से परम ये चंद डायनेस्टी क्लियर होगी, ठीक है ना। रुद्रचंद से पहले इनका इतिहास ऐसा ही उठपटांग सा है। अब लिखिए आप ज्ञानचंद, ज्ञानचंद, यहां से थोड़ी बहुत कहानी स्टार्ट, अब आपको इंटरेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ज्ञानचंद, ज्ञानचंद का टाइम पीरियड लिखिए 1365 से लेके और 1420, 1365 से लेके और 1420। इनमें भी कंट्रोवर्सी कर रखी, ठीक है ना। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेटे दे रखी हैं, इसलिए इन टाइम पीरियड्स को तो आप बिल्कुल भी याद मत करना। जैसे हम उनको याद करते हैं ना, ये मुगल पीरियड वगैरह वगैरह, वो तो सब सही है बिल्कुल भी। ये है आपका 29वां नंबर का, 29th। तो ज्ञानचंद जो है आपका 29वां नंबर का, ठीक है ना। इसमें आप लिख लीजिए इसमें जरा, देखो ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक।
ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक, वह फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। एंड ही रूल्ड फॉर 55 years, he ruled for 55 years, इसने 55 सालों तक शासन किया था। एंड हिज पीरियड वॉज लॉन्गेस्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एंड हिज पीरियड वॉज लॉन्गेस्ट, और उसका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चंद डायनेस्टी में वो कौन सा राजा था जिसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट था। तो आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानचंद। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन ये वाला, और ये भी पूछा गया था। लिखो, ही वॉज द फर्स्ट चंद रूलर, ही वॉज द फर्स्ट चंद रूलर हु वेंट टू दिल्ली टू मीट फिरोज शाह तुगलक। ही वॉज फर्स्ट चंद रूलर हु वेंट टू दिल्ली टू मीट फिरोज शाह तुगलक। यह चंद वंश का पहला राजा था जो फिरोज शाह तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली गया था। यह भी आ चुका एग्जाम में। लिखो, फिरोज शाह तुगलक गेव हिम द टाइटल ऑफ गरुड़। फिरोज शाह तुगलक गेव हिम द टाइटल ऑफ गरुड़, फिरोज शाह तुगलक ने उसको गरुड़ की उपाधि दी थी। क्यों दी उसने उसे गरुड़ की उपाधि है? हाँ, गरुड़ चिन्ह भी था उसका। एक तो कहानी इसकी गरुड़ इसका मतलब जो राज्य चिन्ह होता है ना, गरुड़ था उसका। और दूसरी एक कहानी इसके बारे में ये बोलता है कि इसने एक गरुड़ को मारा था। कि एक कोई राइटर ऐसे भी लिखता है कि इसने एक गरुड़ को मारा था। तो इससे वो बड़ा खुश हो गया, ये इसका निशाना बहुत खतरनाक है ना। तब उसने उसको क्या टाइटल दे दिया? गरुड़। ऐसे भी एक राइटर ने ऐसे लिखा हुआ है। तो ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो इसका राज चिन्ह क्या था, इसका गरुड़ था। ठीक है ना, ओके। और इसको टाइटल किसने दिया था ये? हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने। लिखो, फिरोज शाह तुगलक गेव हिम, फिरोज शाह तुगलक गेव हिम रीजन ऑफ तराई, रीजन ऑफ तराई, यानी फिरोज शाह तुगलक ने उसे तराई वाला क्षेत्र दे दिया था। तराई का क्षेत्र दे दिया था, तराई का क्षेत्र। ठीक है ना, तराई का क्षेत्र किसको बोलते हैं? हाँ, तो क्योंकि ये तराई वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला रीजन, ये वाला इसकी बात हो रही, ठीक है ना, ये वाला ये पोर्शन। तो ये पोर्शन जो है कैसा होता है ये वाला पोर्शन? हाँ, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है ना, और यहीं पर कुछ आगे आने वाला है। क्या था वो? जहाँ पर एक साल में 9 लाख रुपए की इनकम होती थी। हाँ, 9 लाख माल जिसको बोलते थे। ठीक है ना, 84 माल परगना, यहीं पे था वो। ठीक है ना, इसी जगह पे, जो आज की डेट में काशीपुर वाला इलाका है वहाँ पे। तो वो एक ऐसा मतलब इतना फर्टाइल लैंड था कि वहाँ पर एक साल में जो भी चीज़ होती थी वहाँ से लगभग 9 लाख रुपए की इनकम होती थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो उसको इसलिए 9 लाख माल बोलते थे, या फिर 84 84 परगना। अभी आगे आएगा वो, आने वाला है वो। आगे लिखिए आप इसमें क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ, तराई का रीजन इसको दे दिया था। ठीक है ना, ओके। लिखो, इन द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ सीरा खड़कोट, इन द कॉपर प्लेट ऑफ सीरा खड़कोट इंस्क्रिप्शन, ही इज कॉल्ड महाराजाधिराज, ही इज कॉल्ड महाराजाधिराज। लिखो, सीरा खड़कोट के ताम्रपत्र में, सीरा खड़कोट के ताम्रपत्र में इसे
महाराजाधिराज कहा गया है? कभी कभी इन ताम्रपत्रों पे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना? तो क्या बोला गया उसको उसमें? महाराजाधिराज बोला गया है। अब नेक्स्ट राजा लिखिए आप इसमें, भारती चंद। भारती चंद। बीच बीच में जो राजाओं की गैपिंग आ रही है ना, उन राजाओं के बारे में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं ढंग से। भाई लिखा किसके बारे में जाएगा इतिहास? जिन्होंने हाँ कुछ काम किया होगा, ठीक है, बस यही ध्यान रखो। अब लिखिए भारती चंद। भारती चंद 1437 से लेके और 1437 एडी से लेके और 1477 एडी तक भारती चंद। भारती चंद ये इस डायनेस्टी का 35वां राजा है, ठीक है ना? 35th किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, 35वां राजा है इस डायनेस्टी का। इसने 40 साल तक रूल किया था, यानी सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड है इसका, ठीक है? 40 साल तक इसने रूल किया था। ही रूल्ड फॉर 40 ईयर्स एंड सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड है इसका, ठीक है? सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड, सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड है इसका। लिखो ही डिफीटेड टू he defeated to Jayamal, king of Doti, with the help of his son Ratan Chand. He defeated to Jayamal, king of Doti, with the help of his son Ratan Chand. उसने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से डोटी के राजा जयमल को हरा दिया था। देखो ही वॉज द ओनली किंग whose पवाड़े आर संग। ही वॉज द ओनली किंग whose पवाड़े आर संग, यानी वह एकमात्र ऐसा राजा है परमार वंश का जिसके पवाड़े गाए जाते हैं, जिसके पवाड़े गाए जाते हैं। क्योंकि देखो ये एक ऐसा राजा है जिसने डोटियों को हरा दिया था। आया समझ में? अब डोटियों को हरा दिया था तो इसको कुमाऊं का सबसे बहादुर प्रतापी राजा ऐसा माना जाता है, ठीक है? और इसके पवाड़े गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? पवाड़े। ये दोनों ही टर्म आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है कि पवाड़े क्या होते हैं और जागर क्या होता है, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? पहले बता, चलो देखता हूँ। पवाड़े, आप बताओ पिछला, पवाड़े क्या होते हैं? किसी की मतलब किसकी? किसी राजा की, केवल राजा? हाँ हाँ, मतलब एक वो सही पट वो शब्द इस्तेमाल करो ना। किसी राजा ही क्यों बोला तुमने? एग्जैक्ट जो शब्द आना चाहिए वहां पे। हाँ, जिसमें किसी वीर पुरुष की कहानी, वीर पुरुष बोलो तो वीर पुरुष तो राजा भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। आया समझ में? तो यानी पवाड़े क्या होते हैं? जिसमें किसी वीर पुरुष की कहानी को गाया जाता है। आया समझ में? तो वो क्या होते हैं? पवाड़े होते हैं। और जागर में क्या होता है? जिसमें हाँ देवी देवताओं की कहानी गाई जाती है। आया समझ में? डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? अब दोनों को गाने वाला कौन होता है? हम्म? हाँ क्या बोलते हैं उसको, जो गाते हैं इनको? बोलो भाई।
हाँ, जागरे तो बोलते हैं ना कि जागर, जो जागरे तो ढोल बजा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ढोल बजाने वाले ये जागर भी गाते हैं और पवाड़े भी गाते हैं, ठीक है। तो पवाड़े में किसी वीर पुरुष, जैसे उत्तराखंड के ऐसे कौन कौन से वीर पुरुष हैं इसके अलावा? अरे माधो सिंह भंडारी हो गया, है ना, लोधी रिखोला हो गया, है ना, जीतू बगड़वाल हो गया, इन सब के भी तो पवाड़े गाए जाते हैं। आया समझ में? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब आप मेंस लिखने के लिए जाएंगे तो आर्ट्स एंड कल्चर में ऐसे पूछ देता हो कि डिफाइन करो, जैसे 25 शब्दों में पवाड़े, जागर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा इसको। तो इस राजा के क्या गाए जाते हैं? पवाड़े गाए जाते हैं, किसके? भारती चंद के, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप कीर्तिचंद। कीर्तिचंद, और इसके बारे में लिखिए, इसका अगर टाइम पीरियड लिखना है तो लिख लीजिए 1488 से लेके 1506, 1488 से लेके और 1506। देखो, ही डिफीटेड अजयपाल, ही डिफीटेड अजयपाल, इसने अजयपाल को हराया था। अब इसने अजयपाल को कैसे हराया था, क्या हराया था, वो कहानी भी सस्पेक्टेड है। वो अजयपाल ने तो सारे 52 गढ़ों को जीत लिया था। पता नहीं इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है, किसने हरा दिया था। इसके बाद लिखिए आप, सीधे आ जाओ भीष्मचंद पे। इस बीच कई सारे राजा हैं पर उनके बारे में कुछ है ही नहीं खास पढ़ने के लिए। भीष्मचंद, भीष्मचंद, इसका टाइम पीरियड लिखिए 1512 से और 1530, 1512 से लेके और 1530 के आसपास, 1512 से लेके और 1530 तक। इस पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी हैं। लिखो, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम चंपावत टू अल्मोड़ा। ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम चंपावत टू अल्मोड़ा, इसने अपनी राजधानी को चंपावत से कहाँ शिफ्ट किया था? अल्मोड़ा। एंड बिल्ट खगमरा फोर्ट इन अल्मोड़ा, दूसरा किला बन गया देखो। एंड बिल्ट खगमरा फोर्ट इन अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में इसने खगमरा फोर्ट की स्थापना की थी। एक किलों के नाम एग्जाम में पूछता हूं, पहले बता रहा हूं। खगमरा, खगमरा फोर्ट या खगमरा किला इसने अल्मोड़ा में बनाया था। नेक्स्ट लिखिए इसमें, बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद, इसका टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं 1545 से लेके और 1565, 1545 से लेके और 1565। लिखिए, द कैपिटल वॉज, द कैपिटल वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, द कैपिटल वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग हिज पीरियड। यानी जो राजधानी उसने शिफ्ट की थी ना, किसने? भीष्मचंद ने। तो अब एक राजधानी अगर तो आपने शिफ्ट कर दी, उसे तैयार होने में तो टाइम लगता है ना, तो पूरी तरह से तैयार किसके टाइम में हुई थी? वो बालो कल्याण चंद के समय में। यानी बालो कल्याण चंद के समय में राजधानी पूरी तरह से बनकर तैयार हुई थी। दोनों तरह से क्वेश्चन क्लियर है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा राजा था जिसने कैपिटल को शिफ्ट किया था, कहाँ से? चंपावत से अल्मोड़ा, आंसर आपका हो जाएगा भीष्मचंद। और अगर आपसे पूछा जाए
कि कैपिटल कब बनकर तैयार हुई थी, किसके कार्यकाल में? तो आंसर आपका हो जाएगा यस, बालो कल्याण चंद। लिखो ही बिल्ट लाल मंडी फोर्ट, लाल मंडी फोर्ट, लाल मंडी, तीसरा किला, लाल मंडी फोर्ट। ही बिल्ट लाल, उसने लाल मंडी नामक किला बनाया था अल्मोड़ा में, ठीक है, जिसको फोर्ट मायरा भी कहते हैं। लाल मंडी फोर्ट को क्या बोलते हैं? फोर्ट मायरा, ये अंग्रेज का नाम है, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं उसको फोर्ट मायरा? ये कहानी तो मैंने कुछ लोगों को बताई तो होगी, है? तब फोर्ट मायरा बोलो उसको। हुँ? हाँ, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या हुआ था वहां पे ऐसा 1815 में? हाँ, कमिश्नर था वो, ठीक, क्या था उसका नाम? अरे लॉर्ड हेस्टिंग था वो, लॉर्ड हेस्टिंग का एक नाम लॉर्ड मायरा भी था। तो यही तो मैं जानना चाह रहा था, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन से कमिश्नर को या कौन से गवर्नर जनरल को मायरा भी कहा जाता था, तो किसको बोलते? लॉर्ड हेस्टिंग को, ठीक है ना। जब 1815 में ये अंग्रेजों ने अल्मोड़ा कैप्चर कर दिया था, तो उस टाइम में हेस्टिंग के सम्मान में इस किले का नाम क्या रखा गया? फोर्ट मायरा, क्योंकि हेस्टिंग का एक नाम मायरा भी था। आया समझ में? इसलिए उसको फोर्ट मायरा बोलते हैं। यही आगे पढ़ेंगे हम इसको, जब जब इसका टॉपिक आएगा। तो तीसरा किला यहां पे बन चुका है, ठीक है। अब लिखिए आप इसमें रुद्रचंद। अब यहां से कहानी कुछ थोड़ा क्लियर होने वाली है रुद्रचंद से। रुद्रचंद से अब चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। रुद्रचंद, इसका टाइम पीरियड लिखिए 1665 से लेके और 1597, 1565 से लेके और 1597। रुद्रचंद, ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रचंद, ये 45वां यानी 45th किंग है इस डायनेस्टी का, 45th किंग ऑफ दिस डायनेस्टी एंड कंटेम्परेरी ऑफ, और ये समकालीन है किसका? अकबर का। ये अकबर का टाइम पीरियड है, देखो, ठीक है। तो अकबर का समकालीन है। देखो, ही वेंट टू लाहौर इन 1588 टू मीट अकबर। ही वेंट टू लाहौर इन 1588 टू मीट अकबर। वह अकबर से मिलने के लिए 1588 में लाहौर गया था। देखो, रुद्रचंद्र established रुद्रपुर in तराई region. रुद्रचंद established a town रुद्रपुर in तराई region. यानी रुद्रपुर ने, सॉरी, रुद्रचंद ने तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में रुद्रपुर नामक शहर की स्थापना की थी। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी, तो रुद्रचंद ने। ऐसे ही वहां पर एक जगह और है बाजपुर, उसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हाँ, बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। लिखिए
अब जब अकबर से मिलने के लिए गया था तो अकबर को भेंट में कुछ लेके जाते थे ना वो, जैसे क्या लेके जाते थे हैं? यहाँ से वो कुछ चीज लेके जाते थे ना, क्या चीज लेके जाते थे वो अपने साथ में? है अनाज। अनाज तो अकबर में बहुत सारा था। अरे कस्तूरी मिर्ग की खाल होती थी ना, कस्तूरी मिर्ग और इस तरह के सोने चांदी इस तरह की चीजें लेके जाते थे उसको यहाँ से, ठीक है ना, मतलब उसको गिफ्ट देने के लिए। क्योंकि कस्तूरी मिर्ग मिलता नहीं था कहीं, हिमालय में मिलता था वो, है ना, इसलिए। आगे लिखिए आप इसमें, लिखो अकबर गिफ्टेड 84 माल परगना टू रुद्रचंद। अकबर गिफ्टेड 84 माल परगना टू रुद्रचंद एंड गेव हिम टाइटल ऑफ जमींदार। एंड गेव हिम टाइटल ऑफ जमींदार। अकबर ने उसे 84 माल परगना, 84 माल परगना रुद्रचंद को उपहार में दिया और उसको जमींदार का टाइटल दिया, मतलब उसे जमींदार का टाइटल दिया। तो 84 माल जो वो मतलब बड़ा खुश हुआ उससे, वो रुद्रचंद से वो जो भेंट ले गया था, उसको जो गिफ्ट ले गया था, तो अकबर बड़ा खुश हो गया, है ना। और उसने अकबर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे वो इलाका दे दीजिए। उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, रख ले। तो 84 माल परगना। या इसको और इसका दूसरा नाम क्या था? हाँ, नौ लखिया। लखिया मतलब लाख, 9 लाख, 9 लखिया मतलब एक ऐसा लैंड जहां पर एनुअल इनकम कितनी थी आपकी? 9 लाख रुपए की थी। ये है इसका मतलब। अब लिखिए आप जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो ही वांटेड टू रिफॉर्म, he wanted to reform to his social system. He wanted to reform to his social system. वह अपनी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहता था। वो अपनी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहता था। So he established a new social order. So he established a new social order. इसलिए उसने एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाई, इसलिए उसने एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। whose description has been given in the book, whose description has been given in the book धर्म निर्णय, यानी जिसका विवरण धर्म निर्णय नामक उसकी किताब में दिया गया है। तो धर्म निर्णय किताब है रुद्रचंद की, जिसमें उसने इस व्यवस्था के बारे में डिफाइन किया है। ठीक है, लिखो अब इस व्यवस्था में था क्या। पहला पॉइंट लिखो, ही डिवाइडेड ब्राह्मणास इनटू 4 कैटेगरीज। ही डिवाइडेड ब्राह्मण इनटू 4 कैटेगरी। तो 4 कैटेगरी में कौन से ब्राह्मण थे बताओ जरा। है हाँ, एक तो एक सबसे ऊपर कौन था आपका? तीर्थानी की चौथानी?
चौथानी, फिर क्या था, तिथानी, फिर क्या था, हलिया, और चौथा क्या था आपका, ओली। ठीक है ना। यानी उसने ब्राह्मणों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया इस तरीके से, चौथानी, तिथानी, हलिया और ओली। चौथानियों का काम क्या होता था, हाँ मतलब जैसे गढ़वाल में होते हैं ना सरोले ब्राह्मण आज की डेट में, वैसे सरोला मतलब जो शादी वादी होती है, कभी गांव साइड में देखा होगा आपने, तो कुछ लोग धोती पहन के खाना बना रहे होते हैं, और वहां जरा आप जाके दिखाओ जरा, हैं ठीक है ना, उससे तो पिटाई कर देंगे तो वो सरोले ब्राह्मण होते हैं, ठीक, उनको उनको ये राइट था, खाना सिर्फ वो बनाएंगे, उनका हाथ का बनाया खाना सब लोग खाएंगे, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अच्छा, तिथानियों का काम क्या था आपका, जो पूजा पाठ का काम करते थे, ठीक है। हलिये, हलिया मतलब, हाँ राजा का जो हल लगाएगा वो भी कौन, ब्राह्मण ही होंगे, ठीक है ना, हलिया ब्राह्मण, ठीक। और ओली ब्राह्मण, ये कुछ खास होते थे, जैसे ओले गिरते थे ना ओले, तो ओले गिरने पर ये थाली बजाते थे, और थाली बजाकर लोगों को अलर्ट करते थे कि भाई ओले गिरने वाले हैं, आप लोग अपने घरों के अंदर रहो, अपने जानवरों को अंदर ले जाओ, कुछ इस तरह से बोलते होंगे, है ना। तो इनका काम क्या था कि थाली बजाकर लोगों को अलर्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से इसने ब्राह्मणों की 4 कैटेगरी बनाई थी, किसने, रुद्रचंद ने, इंपॉर्टेंट है ये। और भी इसने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रिवाइज करते रहो आप लोग, आज इतना ही करते हैं।